हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म की बात करेंगे आज हम। अभी जितना करंट की में बहुत ज़्यादा आपको जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दिख रही है उनसे थोड़ा सा अलग हट के ये टॉपिक है जो आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन दी ऑनशोर एंड ऑफशोर नहीं, इट इज़ नॉट ऑन दी लैंड एंड ऑन दी वाटर वाला डिफरेंस, देयर इज़ अ वेरी इन डेप्थ डिफरेंस बिटवीन दी ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड फार्म। इनके बारे में आज हम बात करेंगे इन डेप्थ के अंदर। सो व्हाट इज़ हैपेंड कि यूएसए ने, मतलब जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि यूएसए ने एक ऑफशोर विंड सेक्टर की जो ग्रीन लाइट दे दी है इसको कंस्ट्रक्शन करने की, वो 800 मेगावाट का बना है, विच इज़ ए वाइनयार्ड विंड 1 प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये वाटर्स में ऑफ द कोस्ट वाटर के अंदर लोकेटेड होगा एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स का पहला इतना बड़ा लार्ज स्केल ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि कनेक्टिकट के पास में, यहाँ पे अटलांटिक ओशन के बीच में इसको लगाया जाएगा। लोकेशन देख रहे हो आप, इसकी लोकेशन इज़ वेरी नियर टू द शोर, यहाँ पे कहीं और नहीं लगाया गया एंड इट इज़ ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कैन यू सी दिस? ओके, सी, ये दिख रहा है आपको, ये लाइट एरिया यहाँ पे एकदम स्ट्रेट एरिया, ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है हमारी। यहाँ पे ये दिख रहा है ब्रेक, यहाँ पे सडनली स्लोप आ गया, ये है हमारा कॉन्टिनेंटल ब्रेक और ये बिल्कुल स्लोपी एरिया दिख रहा है। दिस इज़ अवर कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड ये जो बीच में आपको ये दिख रही है, ये इस तरीके से चलती हुई, ये है कॉन्टिनेंटल सबमरीन कैनियंस। एक्चुअली इनको हम सबमरीन कैनियंस बोलते हैं। कैनियंस जैसे कोलोराडो के अंदर कैनियंस है ना, बड़ी बड़ी कैनियंस, जो फोटोज़ में भी दिखा होगा आपने। तो अगर आपने रियलिटी में देखा है तो सुपर्ब, अगर नहीं तो फोटोज़ में डेफिनेटली देखा होगा। तो यहाँ की वैसी कैनियंस हमको वैलीज़ मान लो आप, बड़ी बड़ी वैलीज़ जो है वो हमको यहाँ पे समुद्र के अंदर स्लोप में भी दिखाई देती है। एंड देन वी हैव द एबिसल प्लेन्स एंड ऑल। सो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर ये जो ऑफशोर विंड का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन के हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है इट विल कवर 6% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। 6% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इतना बड़ा ये बनेगा। नाउ विंड फार्म जो है ना, ये न्यूज़ हो गई, न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। विंड फार्म्स जो होते हैं वो ऑनशोर एंड ऑफशोर दोनों हो सकते हैं। ऑनशोर का मतलब क्या हुआ कि ज़मीन पे बनेगा। ऑनशोर, शोर किसको बोलते हैं? शोर होती है कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन होती है ना, जो बीचेस पे हम जाते हैं, COAST कोस्ट लाइन, उसको हम बोलते हैं कोस्ट, शोर कि शोर पे है बिल्कुल। ऑन शोर का मतलब क्या हुआ कि ऑन को शोर के ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं ऑन शोर, और जो समुद्र के अंदर थोड़ा सा दूर, शोर से थोड़ा सा दूर पानी में होता है उसको हम बोलते हैं ऑफशोर। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बना रहे हैं, तो पानी और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बीच में ना ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है मीन सी लेवल के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं होने की वजह से क्या है कि आप इसको ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, मेंटेनेंस ईजी होता है। और यहाँ पे पानी का टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर पानी का टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत तेज, अब ऐसे मान लो कि अगर वेव स्पीड बहुत ज़्यादा है, करंट स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, उनकी स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपैक्ट करती है। मतलब आप सोचो कि आप इतने गहरे पानी के अंदर अगर कोई विंड फार्म लगा रहे हो इस तरीके से, तो ये क्या होता है कि ये अभी पानी यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइड्स आती हैं या बहुत ज़्यादा विंड का तेज चलने के साथ में अगर यहाँ पे वेव बहुत तेज़ी से आती है, तो ये विंड फार्म यहाँ पे इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो यू हैव टू सेलेक्ट अ लोकेशन कि यहाँ पे कहाँ पे इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो विंड फार्म है ना, पहला ऑफशोर विंड फार्म और बहुत बड़ा, वो डेनमार्क में 1991 के अंदर इसको बनाया गया था। दिस इज़ दैट इमेज। ये डेनमार्क में ऑफशोर पानी के ऊपर पहला ऐसा विंड फार्म बनाया गया था ना। इसमें और भी बहुत चीज़ें होती है कि यहाँ पे ये शिपमेंट के रूट में नहीं आना चाहिए, राइट। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनके रूट में नहीं आना चाहिए। ये जो एक्वेटिक माइग्रेशन होता है, एक्वेटिक लाइफ का माइग्रेशन होता है, चाहे वो टर्टल्स का हो, चाहे वो फिशेस का हो, उसके माइग्रेशन में नहीं आना चाहिए बीच में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो विल जस्ट डिस्कस इट वन बाय वन। तो अभी तक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी, ये देखो, ये शेल्फ के पास ही हमारे पास, डीप वाटर के अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी है नहीं कि हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ से बहुत दूर ले जाके ऑफशोर जो हमारे विंड मिल्स हैं इनको हम कंस्ट्रक्ट या एस्टैब्लिश कर सके क्या। तो अभी तक इतना ही है, ट्रांजेक्शनल वाटर या शेलो वाटर में ही, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में शोर के पास की अगर आप खड़े हो बीच पे तो आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे भी विंड मिल्स है। इतनी ही हमारी प्रूवन टेक्नोलॉजी है फॉर नाउ। तो ये है हमारी ऑन शोर एंड दिस इज अवर ऑफ शोर, राइट।
तो ये दो चीज़ें हो गई। ओके, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑन शोर की? ऑन शोर का मतलब क्या हुआ? ज़मीन के ऊपर। तो ज़मीन के ऊपर जो होती है ना, वो जनरली आप देखो कि माइग्रेशन में एटलीस्ट जो हमारे लैंड पे चलने वाले होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, तो ऑन शोर जो विंड मिल्स होते हैं ना, टिपिकली ऐसे एरिया में लोकेटेड होते हैं जहाँ पे कंजर्वेशन या हैबिटेट वैल्यू कम हो, जैसे कि जैसलमेर के सैंड ड्यून्स हो गए, जैसे कि एक बैरन एरिया हो गया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, या जैसे कि कोई एक पहाड़ी हो गई जहाँ पे ज़्यादा हैबिटेट नहीं है, विच इज़ अ बैरन लैंड, जैसे कि लेह लद्दाख का एरिया हो गया, जैसलमेर का एरिया हो गया। यहाँ पे करने का क्या फ़ायदा होता है? पहली तो चीज़ है कि इनमें से ना नॉइज़ आती है, ये जब विंड मिल्स चलती हैं, विंड टर्बाइंस चलती हैं, तो इनमें से नॉइज़ आती है। अच्छा, मैं आपको एक बार विंड टर्बाइन का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि कैसे वर्क करती है ये। ओके, सो ये इस तरीके से इसमें विंड मिल्स होती हैं, तो ये क्या होती हैं? ये ना विंड ब्लेड्स होती हैं, सॉरी ये मैंने क्या बोला, विंड मिल्स बोल दिया ना, हाँ, तो ये विंड ब्लेड्स होती हैं। ये विंड ब्लेड्स ना बहुत लाइट वेट होती है, हल्की सी हवा से घूमती हैं, ये एकदम हल्की, ऐसा नहीं कि शांत है फिर भी, पर आप देखोगे कि ये जनरली घूमती रहती हैं। तो जब ये घूमती है, स्पेशली पर्टिकुलरली जब तेज़ हवा आती है और तेज़ हवा से जब ये मूव करती हैं, तो इनमें एक बेल्ट लगा हुआ होता है, जैसे कि अपने चक्की देखिए जहाँ से हम आटा या गेहूँ पिसवाते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे देखा होगा कि अपनी एक टरबाइन लगी हुई होती है, एक मशीन के ऊपर बड़ा सा बेल्ट लगा होता है, बिल्कुल उसी तरह का बेल्ट जैसा यहाँ पे एक टरबाइन लगी हुई होती है। ये विंड ब्लेड्स जब घूमती है तो इनके साथ में वो विंड टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। वही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आप देखोगे कि विंड मिल जहाँ पे होती है वहाँ पे या तो आपको ऐसे बड़े बड़े बिजली के खंभे टाइप दिखाई देंगे, ठीक है, यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, या फिर यहाँ पे ही विंड मिल्स हो गई या फिर विंड आटा चक्की जो हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती है, इसको गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यही इसका मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये बनता है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो इलेक्ट्रिसिटी इन ऑन शोर टर्बाइन से बनी है उसको दूसरी जगह पर लेके जाया जाए। वो इसके लिए देखो ऑन शोर विंड के लिए क्या है कि ज़मीन पर है, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वी जस्ट हैव टू लिंक इट, तो हम लिंक करके उसको आराम से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अगर ऑफ शोर में पानी के अंदर लगाई जाए तो एक तो देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, एक तो हमारा ट्रांसमिशन लॉस भी हो जाता है, दूसरा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है नहीं, तो वी नीड टू ब्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली होता है ऑफशोर के अंदर। ऑन शोर विंड जो है वो क्विकली इंस्टॉल हो जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत ईजीली है, क्योंकि वो क्या है कि ज़मीन के ऊपर ही आपको इंस्टॉल करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, और बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब काफ़ी चीपर होते हैं देन दी ऑफ शोर विंड। ऑफ शोर विंड जो है उस पर लगाना बड़ा मुश्किल होता है, उस पर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, मटेरियल जो यूज़ होगा वो डिफरेंट मटेरियल यूज़ होगा। एडिशनली अभी तक की जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हमने देखा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक जो बन रही है, और जो रिड्यूस्ड वियर एंड टियर होता है, जैसे कि देखो मॉइस्चर समुद्र में ऑल द टाइम इवोपरेशन होता रहता है, वो इवोपरेशन मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या करेगा कि उसको कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। पर अभी तक जो हम अभी जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो इतना कोरोजिव है नहीं, तो इतना ज़्यादा कोरोजन होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो ऑन शोर पे विंड मिल्स हैं दे आर मच चीपर, उनका मेंटेनेंस करना, उनकी इंस्टॉलेशन करना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना, ज़मीन पे करना सब कुछ काफ़ी आसान है रेदर देन समुद्र पे करना। समुद्र पे ये सारी चीज़ें मुश्किल होती है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑन शोर जो ज़मीन पे होती हैं वो दे विंड स्पीड आर नॉट एज प्रिडिक्टेबल एज दी ऑफ शोर विंड स्पीड ऑल्सो, ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। ऑन शोर विंड डायरेक्शन जो होती है ना वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली जैसे लोकल फैक्टर की वजह से चेंज हो जाती है, और जो टर्बाइन होती है इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड एट ए स्पेसिफिक स्पीड ओनली, और तभी उनकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अच्छा, एक आपने लंदन सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट सुना होगा, राइट, ये हमारा शोर है, यहाँ पे हमारा पानी है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखो, अच्छा एक स्पेसिफिक मैं आपको बता देती हूँ सिंपली फटाफट से। एक स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट होता है। स्पेसिफिक हीट आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, ये होती है कि किसी भी चीज़ को गर्म होने में कितना टाइम लग रहा है। सिंपल भाषा के अंदर पानी का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, इसका मतलब है कि ये को गर्म होने में टाइम लगता है। काफ़ी सारे रीज़न है। पानी क्या है कि इसको सोलर इंसोलेशन को एब्जॉर्व करता है, ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता सारा। लैंड के ऊपर क्या है, ज़मीन के ऊपर क्या है कि सोलर इंसोलेशन जब फॉल होता है ना तो ये थोड़ा सा एब्जॉर्व होकर कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो एब्जॉर्व होता है वो बहुत डीप नहीं जाता है, समझ रहे हो आप, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि पानी इसको मटेरियल चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। अंडरस्टैंड रिफ्रैक्शन, जब उसका हमारा जो सोलर लाइट आ रही है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी एंगल चेंज हो जाता है,
इसकी वजह से काफ़ी डीप में जाता है ये, तो पानी की बड़ी लेयर गर्म होती है और सोलर लैंड जो है वो थोड़ी ऊपर की लेयर गर्म करता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि स्पेसिफिक हीट पानी का बहुत ज़्यादा होता है और ज़मीन का काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से ज़मीन जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। दिन में जैसे ही सूरज उगता है जल्दी से गर्म हो जाएगी, जैसे ही सनसेट होगा जल्दी से ठंडी हो जाएगी, लेकिन पानी के साथ ये सिचुएशन नहीं है। अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया का। सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि पानी वाटर जो है, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो रहा, ये बहुत जल्दी से गर्म नहीं हो रहा है, तो दिन को क्या होता है कि सोलर इंसोलेशन ये ले रहा है, लेकिन अभी गर्म नहीं हुआ है, तो ये यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। और ज़मीन पे क्या है कि फटाफट से सोलर इंसोलेशन आई, गर्म हो गया, ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देता है। हवा कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यहाँ से हवा मूव कर रही है। अब रात को क्या होगा, तो अभी जो विंड मिल अगर मान लो हमने यहाँ पे लगाई है, तो इसमें ये किस डायरेक्शन में हवा जाएगी? इस डायरेक्शन में हवा जाएगी। अब मान लो रात की बात हो गई है, रात को क्या होगा कि अब पानी बोला है कि हाँ भाई अब मैं पूरा चार्ज हो गया हूँ, अब मैं गर्म हो गया हूँ, तो रात को यहाँ पे जब सनसेट हो जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अब पानी पूरा वार्म गर्म हो चुका है। लेकिन तब तक ज़मीन जो है, क्योंकि सोलर इंसोलेशन चला जाता है और ये क्विकली ठंडी हो जाती है, तो ये बोलेगी कि अरे मैं तो हाई प्रेशर हो गया, तो अभी यहाँ पे हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब ये लैंड टू सी चलेगी, तो हम इसको चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द विंड बोलते हैं। तो अभी जो हमारी यहाँ पे विंड माइल टर्बाइन है ये इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगी। तो ये दो चेंजेस, इसमें दो ही चेंजेस होंगे डायरेक्शन के अंदर, राइट। अच्छा, ऑफशोर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑफशोर जो है एक तो हायर विंड स्पीड होती है वहाँ पे। समुद्र में क्या है कि किसी तरह की रुकावट नहीं आती है, कोई घर नहीं है, कोई प्लेट्यू नहीं है, कोई माउंटेन नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिंपल प्लेन वाटर है। और पानी के ऊपर क्योंकि फ्रिक्शन भी कम होता है तो हवा बहुत तेज़ी से चलती है। लो फ्रिक्शन इज़ अनदर वन फैक्टर। अनदर जो ऑफशोर विंड्स होते हैं वो काम ही यही होता है कि वो ज़्यादा एनर्जी, जितना तेज़ी से विंड टर्बाइन घूमेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। नाउ सिंस देयर आर नो फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस, तो यहाँ पे तेज हवा चलती है, तेजी हवा से ज़्यादा यहाँ पे एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी इसको माना जाता है, इसीलिए ऑफशोर विंड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट करा जा रहा है। नहीं तो आप बोलोगे कि जब लगाना महंगा है, कंस्ट्रक्शन महंगा है, एस्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस सब महंगा है, तो क्यों लगा रहे हो? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑफशोर जो है वो आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देगी। यहाँ पे आप बड़ी बड़ी विंड माइल्स लगा सकते हो, बहुत बड़ी, यहाँ पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट करोगे। बट हालांकि वो बात आती है कि जो लार्ज स्ट्रक्चर्स या जो कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स होते हैं इन टावर्स को लगाने के लिए, वो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, वहाँ पे थोड़ी बड़ी अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। ऑफशोर टरबाइंस जो पानी में टरबाइन लगती है वो लगभग 20%। अगर आप ऑन शोर लैंड पे कोई टरबाइन लगा रहे हो, अगर ये आपको 1000 रुपये में पड़ रही है, तो ये जो पानी में आप लगाओगे ये लगभग आपको 1200 रुपये की पड़ेगी। तो इतना 20% का इसमें डिफरेंस रहता है। और जो टावर या फाउंडेशन है जिस मटेरियल से बनती है वो लगभग 2.5 टाइम ज़्यादा आता है। मतलब अगर ये 100 रुपये का आया है तो ये लगभग 250 रुपये के आसपास का मटेरियल इसका आता है। तो इतना इसमें ये बस यही है कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। उसके बाद में दिक्कत ये भी है कि आप उसको क्या है कि पानी के अंदर पूरी फाउंडेशन बनेगी, उसकी पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, इंस्टॉलेशन होगा, ग्रिड कनेक्शन होगा, तो ये सारी सिग्निफिकेंटली इट इज़ हायर देन दी ऑन शोर, और इन सब के अंदर लगता है पैसा। तो एक बार अगर फैसिलिटी बिल्ट हो भी गई तो उसका ऑपरेशन करने में, उसकी मेंटेनेंस करने में, क्योंकि ज़मीन पे तो है नहीं ना कि पास में हमने एक हट बनवा दी, उसमें हमने किसी को रख दिया, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो आप शिप लेके जाओगे, वहाँ पे एक अलग से आदमी लेके जाओगे, पूरा मेंटेनेंस होगा। हालांकि ये क्या होता है कि चाहे आप कितना भी मिनिमाइज कर लो कोरोजन के इम्पैक्ट को, लेकिन सी वाटर की वजह से कोरोजन तो होगा ही होगा, एंड दैट इट रिक्वायर एडिशनल मेंटेनेंस ऑल्सो कोरोजन की वजह से। ऑफशोर जो विंड, जो पानी पे जो विंड माइल्स होती हैं उनमें ज़्यादा वियर एंड टियर की संभावनाएं होती है, क्योंकि बहुत हाई विंड स्पीड में चलती है। और ये जो टरबाइन मेंटेनेंस होती है ऑफशोर, मतलब पानी के अंदर वाली जो विंड टरबाइंस होती है, इनमें मतलब या तो हेलीकॉप्टर के थ्रू जाते हैं जिनमें हाईली ट्रेंड टेक्नीशियंस होते हैं। ऑन शोर लैंड के ऊपर क्या है कि हल्का फुल्का टेक्नीशियन जिसको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, ही कैन गो एंड मेंटेन दैट। बट हियर यू हैव द हाईली ट्रेंड टेक्नीशियन होते हैं, और जो मेजर मेंटेनेंस होते हैं उनमें हाईली एक्सपेंसिव जैकअप रिग्स, मतलब आपने जैकअप रिग्स जैसे आपने समुद्र में से कभी ऑयल निकलते हुए देखा है, तो बड़ी बड़ी यहाँ पे इस तरीके से रिग लगती है ना,
प्लेटफॉर्म टाइप, तो आपको वहाँ पे लिटरली वैसा प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करके फिर उसकी बड़ी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। बट फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे जो ऑफशोर विंड है ना, इनका कोई विजुअल या नॉइज़ इम्पैक्ट नहीं है। मतलब आप ये जो नॉट इन माई बैकयार्ड वाला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अरे बहुत आवाज़ आती है, विंड मिल है, हमारी ऐसे दृष्टि खराब कर रही है, हमारे ऐसे विजुअल लाइन में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, हमारे फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑफशोर में नहीं होती है। दीज थिंग्स आर नॉट देयर। एंड ऑफशोर जो विंड होती हैं वो लैंड, मतलब आप ज़मीन पे कुछ अगर बैरन लैंड भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे कुछ और काम में ले सकते हो उसको, आपको यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली यूज़ इट फॉर द विंड मिल्स। और ये ऑफशोर विंड जो होती है इट कैन इवन बेनिफिट द मरीन इकोसिस्टम ऑल्सो, क्योंकि अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये बताया गया है कि जो ऑफशोर विंड फार्म्स होते हैं दे प्रोटेक्ट द सी लाइफ। कैसे कि वहाँ पे ना दे रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू सर्टेन वाटर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बार विंड मिल अगर लग गई है ना तो यहाँ पे फिर शिपमेंट्स वगैरह नहीं आते, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, दिस इज़ अ काम वाटर। और अगर एक बार ये काम वाटर हो गया तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो हैबिटेट हैं और अगर आर्टिफिशियल हैबिटेट भी है तो उनको शांति मिलती है, तो दे डोंट गेट डिस्टर्बेंस। ओवरऑल जो विंड टर्बाइंस हैं कहाँ पे लगती है, ऑनशोर लगती है, ऑफशोर लगती है, दे आर क्विक टू स्टॉल, जल्दी लगा दो उनको, फटाफट से काम में स्टार्ट हो जाती है और अपने को एनर्जी देना स्टार्ट कर देती है। विंड पावर इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, चाहे वो सोलर हो, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फुलफिलिंग आवर पेरिस एग्रीमेंट, we are talking about maintaining it to 1.5 डिग्री और 2 डिग्री, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितनी भी हमारी कैपेसिटी, जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको फुल यूटिलाइजेशन पे लेके आएँ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कार्बन न्यूट्रलिटी पे था, उसमें मैंने डिस्कस करा था कि जितने एफर्ट अभी हो रहे हैं ना, दीज एफर्ट्स आर नॉट इनफ, दीज एफर्ट्स आर नॉट इनफ अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को पॉज करने की बात कर रहे हैं तो दिस इज़ अबाउट दी ऑन शोर एंड दी ऑफ शोर विंड। तो आप देख सकते हो कि जितनी बड़ी होगी ना ये, जितनी बड़ी आप लगाओगे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी। यू कैन सी कि अगर हम इसका रोटर डायामीटर, ये रोटर डायामीटर क्या होता है कि ये जो एक विंड ब्लेड है ये पूरा कितना सर्कल बनाती है, अगर ये डायामीटर 120 मीटर से 174 मीटर 174 मीटर कर दें और इसकी हाइट भी अगर इंक्रीज़ कर दें तो यू कैन से कि ये मोर देन डबल कैपेसिटी की हो जाएगी यहाँ पे। ऑफशोर विंड के अंदर आप देखो सेम डायामीटर, हाँ अभी लुक हियर, अभी मेरा डेटा थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला देखो कैपेसिटी है, इसका रोटर डायमीटर है 174, ये ऑफशोर है मतलब ये वाटर पे है, वाटर पे इसका डायमीटर है 150, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा लेकिन कैपेसिटी में डिफरेंस देखो आप। अगर आपको क्या लगता है अगर इसको 174 कर दिया जाएगा तो वुडंट इट रीच टू अराउंड 7 और 7.5 मेगावाट, जैसे कि ये 250 है तो ये 17 मेगावाट की जो कैपेसिटी है इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। तो दिस इज़ हाउ कि ऑफशोर पे आप बड़ी विंड मिल्स लगा सकते हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेज। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्टर आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई मेंशन इट, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक टर्म है जो मेज़र करती है कि आपने कोई भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट लगाया है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है तो उसको लगाने में और लाइफ टाइम कॉस्ट कितनी है, मतलब कितना आप मानते हो कि इसकी लाइफ टाइम कॉस्ट होगी ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द वेरियस जनरेशन टेक्नोलॉजीज। तो आप इसमें क्या कैलकुलेट करते हो, कैपिटल कॉस्ट कितनी है, मतलब उसको लगाने में, उसको मेंटेन करने में, उसके इक्विपमेंट में कितनी खर्च आई, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, उसको चलाने में, मेंटेनेंस करने में, और उसको डिपोजिशन कॉस्ट, मतलब एट दी एंड एक टाइम आएगा जब उसकी ख़त्म होगी। स्टार जो होते हैं वो भी डेड होते हैं तो ये तो होगा ही डेड, तो एक पॉइंट पर ये ख़राब हो जाएगा तो उसकी डिपोजिशन कॉस्ट कितनी आएगी, तो हम उसको बोलते हैं LCOE। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो ऑफशोर है ये ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, इनकी जो कॉस्ट है वो भी, एनर्जी जो है वो हाई होती है। सो दिस वाज इट। अच्छा, यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी भी है विच इज़ फ्लोटिंग, विच इज़ नॉट येट पॉसिबल, अभी ये सिर्फ ऑन द पेपर्स है। फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है, देखो जनरली जो ऑफशोर बनता है ना यहाँ पे नीचे इस तरह का पूरा एक कंस्ट्रक्शन करके इसको बनाया जाता है। फ्लोटिंग के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे बस इसको जैसे एंकर होता है ना, जैसे शिप में एंकर डालते हैं हम, वैसे एंकर करके इसको डाल देंगे और ये फ्लोट करता रहेगा। बट ये जो है ये 8 टाइम्स मोर पावर देगा, ठीक है। तो मे बी इन अपकमिंग ईयर्स अपना फ्लोटिंग वाला विंड मिल भी आ जाएगा। तो जैसलमेर के अंदर भी इस तरह की बड़ी बड़ी विंड मिल्स आपको दिखाई देगी। लाइक इफ़ यू हैव एवर बीन टू, इफ़ यू एवर गो, यू विल जस्ट सी अ ब्यूटीफुल नज़ारा ऑफ सो मेनी विंड मिल्स। एनीहो, दिस इज़ इट। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिए, ड्रिंक अ lot of water, eat lots of protein, fruits, vegetables, and take care of yourself and your family. I'll see you guys in the next. जय हिंद।